हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 वाले पेपर का सोल्यूशन। ये एग्ज़ाम हुआ था 29/10/2018, मतलब 29 अक्टूबर 2018 को ये एग्ज़ाम हुआ था। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है और इसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो कंप्लीट इस पेपर को जो सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी का जो पेपर होता है उसका लेवल जो बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो पेपर है, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये पेपर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मीडियन बीई एंड एडी ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। अगर एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ट्राइंगल का नाम रखा गया है ए बी सी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है हमारे पास 0 सी का कोऑर्डिनेट कितना है A0। एक मीडियन बनाया गया कौन सा BE, मतलब बी से AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा दें। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास BE हो जाएगा। तो AC का मिड पॉइंट होगा कितना A/2 और B/2। ठीक है, ये एक मीडियन बन गया। दूसरा मीडियन हमारे पास है AD, A से D को जो मतलब A से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा दें। तो D का कोऑर्डिनेट कितना होगा A/2 और कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो मीडियंस हैं BE और AD परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। तो स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AD, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब BE का स्लोप होगा कितना, y2 स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो B/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई AD का स्लोप कितना हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब कितना हो जाएगा A/2 इज इक्वल टू कितना हो गया -1। तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ से, और ये हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा B/A मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा ये ट्वाइस B/A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा A² इज इक्वल टू 2B²। तो यहाँ से A की वैल्यू हमको मिल जाएगी ±√2B। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिए गए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है ये कंसिस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। तो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। मतलब मैंने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, जो x और y की वैल्यू मिली उसको आप थर्ड में पुट कर दीजिए। वो थर्ड को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी बात को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है कि यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले इक्वेशन में x y कोफिशिएंट कितने हैं 2 है 3 है और कांस्टेंट टर्म कितना 5 है। दूसरे इक्वेशन में x y कोफिशिएंट कितने 1 है, k है 5 है। और तीसरी इक्वेशन में x y कोफिशिएंट कितने k है और -12 -14, और इसको क्या करना है इक्वल टू 0 रखना है। तो अगर 3 लीनियर इक्वेशन आपको दे दिए जाए a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, a3x + b3y + c3 इज इक्वल टू 0, ये तीनों लाइन कंसिस्टेंट कब होंगी, जब डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, 5k² प्लस 30k और -102 इज इक्वल टू 0, -102 इज इक्वल टू 0। 5k² प्लस 13k और -102 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 13k को हम लोग लिख सकते हैं 30k - 17k, 30k - 17k और -102 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 17/5 एंड k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 17/5 और -6 का थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा जा रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो जो p की वैल्यू हमको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स मतलब माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव कितना था, माइनस 2x। तो एक काम करता हूँ मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये किस टाइप का बन गया, अब ये बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप का बन गया। और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ई की पावर 1/2 और कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और ढंग से लिखें, एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन हो जाएगा, मतलब ये 1/2 की पावर किसके ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाया वो क्या लगाया, ई की पावर लॉग एक्स कभी भी लिखा हो, बेस यहाँ पे ई है, इसका आंसर कितना आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो इसको जो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फार्मूले का इस्तेमाल ये लास्ट स्टेप में हमने किया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 तो ए की पावर 100 क्या होगी। अब देखिए निश्चित रूप से इस मैट्रिक्स को आप 100 बार तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो 2/2 की मैट्रिक्स का जब होती है हमारे पास, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 2, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम कितना हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए केली हैमिल्टन थ्योरम से क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जरूर सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे अगर हम लोग ए रख दें तो ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए माइनस 2i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो या तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो a माइनस 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू 0 तो है नहीं, मैट्रिक्स 1 1 1 1 है, 0 मैट्रिक्स तो है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरे पास क्या पॉसिबल है, a इज इक्वल टू 2i। अब मुझे क्या निकालना है, a की पावर 100 निकालना है, तो मैं कर देता हूँ a की पावर 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 100 और i की पावर 100 तो i ही होगा। अब देखिए ऑप्शन में कहीं i तो है नहीं, सभी a के फॉर्म में है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a इज इक्वल टू हमारे पास 2i है। तो क्यों ना इसमें हम 2i क्रिएट करें, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 99 इंटू 2i लिख देते हैं, और 2i की वैल्यू कितनी है, a है, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 99 a हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहा जा रहा 2 फोर्सेज p एंड 2p एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट 120 डिग्री। तो देखिए अगर दो फोर्सेज हमारे पास हैं, एक का नाम मान लीजिए p रख देते हैं, एक का नाम q रख देते हैं, ठीक है, और ये मान लिया कि हमारे पास अल्फा डिग्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है देन द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए अगर मान लीजिए इसका रिजल्टेंट r हो और r सपोज p से कितना एंगल बनाता है और थीटा एंगल बनाता है, तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फिगर बनेगा, हमारे पास फोर्सेस क्या क्या हैं, हमारे पास एक फोर्स है p और दूसरा फोर्स है 2p और इसके बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए रिजल्टेंट बन गया हमारा r, पूछ रहा p के साथ कितना एंगल बनाता है, मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल बनाता है। तो क्या फार्मूला लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू q की जगह हमारे पास 2p है तो 2p साइन, और अल्फा की जगह हमारे पास कितना 120 डिग्री अपॉन नीचे क्या लिखना p प्लस q कितना हमारे पास 2p और कॉस अल्फा मतलब कॉस 120 डिग्री। तो देखिए नीचे वाले को बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो p प्लस 2p और कॉस 120 कितना होता है -1/2, ये 2 कट जाएगा
तो हमारे पास कितना आ जाएगा नीचे p माइनस पी, और p माइनस पी का मतलब कितना आ जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 कितना बन जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 4 8 15 7 6 है, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए देखिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे 0 1 2 3 एक का गैप है। इसका मतलब हमारे पास जो h की वैल्यू वो कितनी 1 है, इतना तो आप समझी गए होंगे, ठीक है। और हमारे पास जो dy बाई dx निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है? d इज इक्वल टू 1 बाई h और log ऑफ 1 प्लस डेल्टा। अब log 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करें तो कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस so on। तो मुझे अब डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब ये सब देखना पड़ेगा कितना आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। पहले लिखते हैं x की वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये x की वैल्यूज़ हो गई। फिर हमारे पास fx की वैल्यूज़ क्या क्या हैं? fx की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 4 8 15, 4 8 15 7 और 6 है, ये fx की वैल्यूज़ हो गई। अब हम लोग डेल fx निकालेंगे। डेल fx कैसे निकाला जाता है? देखिए ये 8 और 4 का डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 4 कितना आएगा? 4 आएगा, इसी के बीच में लिखेंगे यहाँ पे 4। फिर 15 माइनस 8 कितना आएगा? 7, इसके बीच में लिखेंगे, यहाँ आ गया 4 7। फिर 5 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 7 माइनस 15 कितना आ जाएगा? -8, और 6 माइनस 7 कितना आ जाएगा? -1, ये आ गया। फिर अब हम लोग निकालेंगे डेल स्क्वायर fx, ठीक है। तो डेल स्क्वायर fx कैसे निकलेगा? 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3, माइनस 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा? -15, और 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 1, और माइनस अब -7 प्लस 8, तो 1 प्लस 8 हमारे पास कितना आ जाएगा? ये होगा 3, ये हो गया -15, और -1 प्लस 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ये 7 हो गया, ठीक है। अब हम लोग डेल क्यूब निकालेंगे, डेल क्यूब fx। तो -15 माइनस 3 कितना आ जाएगा? -18, और 7 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 22। अब हम लोग डेल 4 fx निकालेंगे, तो 22 और प्लस 18 कितना आ जाएगा? 40, बस। अब इसके बाद हम लोग डेल 5 तो नहीं निकाल सकते, डेल 5 वगैरह की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, तो डेल 4 तक हम लोग जाएंगे। अब कहा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो एच की तो वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1/1 मतलब 1 हो गया। डेल्टा डेल हमारे पास कितना है? एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए डेल हमारे पास कितना है? 4 है, ठीक है, ये आ गया 4 माइनस डेल स्क्वायर हमारे पास कितना है? डेल स्क्वायर हमारे पास 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3/2। डेल क्यूब कितना है हमारे पास? डेल क्यूब है -18, तो ये आ जाएगा -18/3। और डेल 4 कितना हमारे पास है? 40 है, तो 40/4 मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -27/2, और इसको सॉल्व कर दें डेसिमल में तो -13.5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो -13.5 के साथ ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसका आंसर डायरेक्ट जो है आपका सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह से पूछे गए हैं या न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछे गए हैं, तो जस्ट फार्मूला वगैरह या कोई स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन देखिए, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एन LPP इज कॉल्ड डीजनरेट्स बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इफ व्हाट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जब एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो जो हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बोल देते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल। अब जैसे साइन 15 है, साइन 15 को आप निकाल सकते हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड है, आपको याद भी होना चाहिए। साइन 15 को लिखा जाता है साइन 45 - 30। तो जब आप ये निकालेंगे तो ये आपको मिलता है दिस इज इक्वल टू √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2। तो ये तो इर्रेशनल नंबर है, और हमें ढूंढना है कि रेशनल नंबर चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट है। cos 15 हमारे पास जो आता है, cos 15 की वैल्यू आती है √3 + 1/2√2, तो ये भी इर्रेशनल है, हमें तो रेशनल चाहिए। अब sin 15 cos 15, अब या तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए
या दूसरा तरीका है, इसको हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 sin 15 cos 15। अब 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा sin 30 और डिवाइडेड बाई 2। sin 30 बोले होते 1/2 और नीचे 2 है तो कुल मिला के 1/4, और 1/4 जो नंबर है वो कैसा है, रेशनल नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड रेशनल हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इंटरपोलेशन फार्मूला, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस आ चुका है। इंटरपोलेशन फार्मूला आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एजम्पशन दैट द डेटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन, ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax = b इज व्हाट, इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ए बैग कंटेन 3 ब्लैक बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स। टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, टोटल 9 बॉल है हमारे पास। ठीक है, द नंबर ऑफ सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन लगाना है, ऑफ एट मोस्ट 6 बॉल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉल, एट मोस्ट 6 बॉल्स कंटेनिंग बॉल्स ऑफ ऑल कलर। ऐसे सिलेक्शन करना है कि सभी कलर के बाल जरूर आ जाने चाहिए। अब देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट तो ये कि चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक ब्लैक बॉल निकाल लेते हैं, एक वाइट बॉल निकाल लेते हैं और एक रेड बॉल निकाल लेते हैं। तो ये वाला तो काम हो गया, कम से कम हर कलर का बाल आ गया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको निकालना है, 6 बॉल निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना निकालना है, 6 बॉल निकालना है। तो अच्छा, दूसरा काम हम लोग देखिए क्या करना है। अभी तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 3 बॉल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे हमारे पास कितने बाल है, टोटल 9 में से 3 तो निकाल लिया आपने, बचे 6। अब पहला काम ये हो सकता है कि 6 में से 0 आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, या और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि मतलब अभी तो हमारे पास 3 बाल आ गए, ये करें एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 बाल बना सकते। दूसरा केस क्या बनेगा, या तो आप उस 6 में से सिर्फ 1 सेलेक्ट कर लीजिए, या तो उस 6 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए, या उस 6 में से 3 सेलेक्ट कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि 6 में से 4 सेलेक्ट कर लेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही सेलेक्ट करने हैं। तो एक काम तो हमें ये करना है और एक काम हमें ये करना है। ठीक है, तो देखिए अगर पहला केस लेंगे कि 3 बाल सिर्फ ये, एक वाइट, एक ब्लैक और एक रेड लें और बाकी 6 में से एक भी न लें। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, ये केस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो प्लस फिर क्या करेंगे, ये वाला केस और एक बाल ले लें यहाँ से 6 में से, ये दूसरा केस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से तीसरा केस और चौथा केस बनेगा। तो उस सभी में से मेरे पास कॉमन हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बाल 3 ब्लैक बाल में से 3c1, फिर एक वाइट बाल 4c1 और एक रेड बॉल कितना हो जाएगा 2c1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये तो हमें करना ही करना है। और बाकी हमें क्या करना है, बाकी वाले को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, बाकी वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे 0 बॉल निकालना है तो कितना हो गया, 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 और प्लस 6c3, और बीच में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए केस बना, पहला केस ये बनेगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 6c0, फिर प्लस दूसरा केस क्या बनेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 6c1, तीसरा केस क्या बनेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 6c2, चौथा केस क्या बनेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 6c3। उसके बाद सबको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी टोटल केसेस आएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42 × 4 फैक्टोरियल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। फिर से आपके आगामी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है, उसमें ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में इस तरीके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अक्सर करके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कहा जा रहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए बी 2a² + 3b² = 35 वेयर a एंड b आर इंटीजर। पूछ रहा कि अगर 2a² + 3b² = 35, इसको सेटिस्फाई करने वाला a और b जहाँ पे इंटीजर है, कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसमें ट्रायल मेथड से आप निकाल लें इसको। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम मेथड से इसको निकालने जाएँ तो मेथड से कैसे करेंगे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखिए मेथड से कैसे करेंगे, 3b² = 35
माइनस 2a²। इसका मतलब 3b² की जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए 2a² करेंगे, a² तो पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो 35 में से कुछ घटाएंगे तो निश्चित रूप से वो कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू 3b² की मैक्सिमम वैल्यू, 3b² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 35 है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3b² इज लेस देन आर इक्वल टू 35। इसका मतलब b² इज लेस देन आर इक्वल टू 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.66। तो b² इज लेस देन आर इक्वल टू 11.66, ये बात हो गई। अच्छा, एक और बात देखिए, जब यहाँ पे आप इसको गौर से देखिए, 3b² कितना है, 35। ऑड नंबर में से 2a² तो इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल तो इवन नंबर होता है, तो ऑड नंबर में से जब इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब 3b² ऑड है, 3b² नंबर कैसा है, ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखिए b को आपको यहाँ पर ऐसे चूज़ करना है कि 3b² हमारा क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, 3b² हमारा क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं b = 0 ले लूँ, b = 0 ले लें तो 0 11.66 से छोटा होता है, करेक्ट है। b = या पहले एक काम करते हैं, b² लेस देन आर इक्वल टू 11.66 को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, +-1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, b की वैल्यू +-1 सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। 1 का स्क्वायर 1 11.66 से छोटा होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 11.66 से छोटा होता है, +-2 भी सेटिस्फाई करेगा, 4 हो जाएगा, +-3 भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 9 आ जाएगा, +-4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 11.66 से बड़ा हो जाएगा। ये तो b की वैल्यूज आ गई। अब हमें ऐसा भी देखना है कि 3b² क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। 3b² क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो b = 0 ले लेंगे तो 3b² तो इवन नंबर आ जाएगा, तो b = 0 नहीं ले सकते। +-1 लेंगे तो ये 3b² कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑड नंबर आएगा। मतलब एक पॉसिबल वैल्यू होगी b = +-1। ठीक है, +-2 लेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, ये तो इवन नंबर आ जाएगा, तो +-2 b की वैल्यू नहीं ले सकते। फिर b की वैल्यू +-3 लेंगे तो 9 3 जा 27 ऑड नंबर आ जाएगा, तो b की ये वैल्यू पॉसिबल है सिर्फ। ठीक है, b = +-1 +-3 पॉसिबल है। अब b की वैल्यू ये रख के हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से निकाल लें अगर हम लोग 2a² इज इक्वल टू 35 - 3b²। तो जब हमने b = लिया +-1, b = हमने लिया +-1, तो 2a² कितना हो जाएगा, 35 - 3 32, तो a² हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4 आ जाएगी। और जब हमने b = लिया +-3, तो हमारे पास 2a² कितना आ जाएगा, 9 3 27 और हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 2a² इज इक्वल टू 35 - 3b², b² कितना आ जाएगा, 9 3 27, 35 - 27 कितना आ जाएगा, 8। मतलब यहाँ से a² 4 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 16 आया था तो a² 4 आ गया, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू +-4, a की वैल्यू +-2 और b की वैल्यू +-1 और +-3। इससे कुल मिला के हमको 2 2 4, a की वैल्यू अगर हमने लिया, जैसे a की वैल्यू हमने ले लिया सपोज 2, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1, फिर 2 के साथ -1, फिर 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ नहीं 2 के साथ हमने हमारे पास a = +-2 के करस्पॉन्डिंग b कितना है, +-3 है, तो कितना लेंगे, 2 3 लेंगे, फिर 2 -3 लेंगे और फिर कितना लेंगे, -2 3 लेंगे और फिर -2 -3 लेंगे। ये तो इसका पेयर बन गया। और यहाँ पे कितना था, b = +-1 के लिए ये कितना आया था, +-4 आया था ना, तो कितना जाएगा, 4 1 4 -1 फिर -4 1 और -4 -1, कुल मिला के 8 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कहा जा रहा फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी p ऑफ सक्सेस एंड q ऑफ फेल्योर द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट। तो बाइनॉमियल बर्नौली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू NP, और जो वेरिएंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू NPQ। ठीक है, और जो क्यूब होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो देखिए अगर हम NP में Q से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर NP से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि Q हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना,
तो एन पी में अगर क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट वाली चीज़ छोटी हो जाएगी, एन पी हमारा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जो मीन हमारा होगा वो वेरिएंस से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो मीन जब वेरिएंस से बड़ा आएगा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कहा जा रहा है ए लार्ज सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट आर इक्वल टू ईच अदर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट आपस में इक्वल है। एक सिलेंडर हमारे पास है जिसका रेडियस और हाइट आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं मान लीजिए कि रेडियस को लिख देता हूँ R1, तो हाइट भी इसकी कितनी आ जाएगी, R1 आ जाएगी। रेडियस और हाइट इसके इक्वल है। इज टू बी मेल्टेड मतलब पिघलाया जाता है। एंड 48 आइडेंटिकल सॉलिड बॉल्स मतलब स्फेरिकल बॉल बनाए जाते हैं। कितने, 48। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, R2 है। टू बी रिकास्टेड फ्रॉम द लिक्विड मेटल सो ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर और डिवाइडेड बाई रेशियो ऑफ द सिलेंडर या रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये आपको निकालना है। अब देखिए इसको जब मेल्ट करके, जब सिलेंडर को मेल्ट करके स्पेरिकल बॉल्स बनाई जाएगी, दोनों केस में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर और उसका एच कितना है, वो भी R1 है। और इसे कितने, जो इसे लिक्विड मिला उसे 28 बनाए जाते हैं, बॉल्स बनाया जाता है। तो बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 स्पीयर है, 4/3 पाई R क्यूब। तो पाई R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, इसको जरा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 48, ये 48 है ना, 48 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा, R1 क्यूब इज इक्वल टू 64 R2 क्यूब। मुझे क्या निकालना, R2 अपॉन R1। तो R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू 1/64। 1/64 को लिखेंगे 1/4 का क्यूब। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। मतलब रेशियो जो मिलेगा हमें वो कितना मिल जाएगा, R2:R1 इज इक्वल टू 1:4 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है विच इंटरपोलेशन फार्मूला डज नॉट हैव एनी डिफरेंस ऑपरेटर। कौन सा इंटरपोलेशन फार्मूला डिफरेंस ऑपरेटर नहीं रखता है। पहला न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टेरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला और लैग्रेंजेज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो लैग्रेंजेज इंटरपोलेशन फार्मूला में डिफरेंस ऑपरेटर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहा जा रहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस बाइनॉमियल एक्सपेंशन x/2 - 3/x² होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट। तो जब भी कोई किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना हो, जैसे x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n-r और y की पावर r। तो यहाँ पे n कितना है, 10 है हमारे पास। कितना हो जाएगा, 10CR। x कितना है यहाँ पे, x/2 है। तो x/2 की पावर n-r मतलब 10-r और y कितना हमारे पास, -3/x²। -3/x² टू द पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। थोड़ा इसको ढंग से अगर हम लोग लिखें, ये हो जाएगा 10CR, फिर 1/2 की पावर 10-r, फिर आ जाएगा -3 की पावर r और x की पावर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से x की पावर 10-r और यहाँ से x की पावर -2r। कितना आ जाएगा, x की पावर 10 - 3r हो जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो 10 - 3r है उसको हम लोग किसके बराबर रख देंगे, 10 - 3r को 4 के बराबर पुट कर देंगे। तो 3r इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो r की वैल्यू हमारे पास जब 2 आ जाएगी तो इसमें पुट कर दें, यही जो हमारा कोफिशिएंट है, ये तो कोफिशिएंट है, इसमें r इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। इसका मतलब थर्ड टर्म में x की पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 10C2, r की वैल्यू 2 रखेंगे और 1/2 की पावर 10 - 2 मतलब 8 और -3 की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 405/256। इससे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहा जा रहा है इन विच रेशियो डज द लाइन दिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, मतलब ये 9-10 का क्वेश्चन है, ये सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन है। तो एक लाइन सेगमेंट है, इसको ज्वाइन करवाने वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 3, -1। यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, 8, 9। इसको ये लाइन का इक्वेशन कितना है, इस लाइन का इक्वेशन है y - x + 2 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं मान लेता हूँ इसको k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मान लीजिए इसको पॉइंट P में बोलता हूँ, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे सेक्शन फार्मूले से। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, m1 x2
कितना हो गया 8k प्लस m2x1 मतलब 3 और अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा k प्लस 1। फिर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m1 y2 मतलब 9k प्लस m2 y1 मतलब -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा k प्लस 1। अब देखिए ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 और माइनस x जगह पर रखना पड़ेगा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और साथ में प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3, फिर यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9k माइनस 8k मतलब k और 2k कितना हो गया 3k और -1 -3 -4 प्लस 2 मतलब -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगा 2/3 मतलब k:1 हमारे पास कितना आ जाएगा, जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2:3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहा जा रहा है कि इफ d2y/dx2 प्लस sin x इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। कहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताइए अब क्या होगा। देखिए इसको मैं लिखूंगा सबसे पहले d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो d2y/dx2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है dy/dx और sin x का इंटीग्रेशन आता है माइनस cos x। तो यहाँ पे प्लस cos x हो जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा c1। दोबारा हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो दोबारा फिर से इंटीग्रेट करें तो dy/dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है y, cos x का इंटीग्रेशन आ जाता है sin x प्लस c1 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो c1x और एक नया कांस्टेंट क्या ऐड हो जाएगा c2। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस c1x प्लस c2। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहा जा रहा फॉर द कर्व a² अपॉन x² माइनस b² अपॉन y² इक्वल टू 1 द एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं पहले, a² y² माइनस b² x² इज इक्वल टू x² y²। अब देखिए मुझे y² के पैरेलल अगर एसिम्पटोट ढूंढना है तो पहले मुझे y² का हाईएस्ट कोफिशिएंट इसमें ढूंढना पड़ेगा। y² की पावर को एक जन कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a² y² है, यहाँ पे x² y² कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा a² माइनस x², फिर b² माइनस b² x² इज इक्वल टू 0। तो जब भी पैरेलल टू कोई मान लिया पैरेलल टू y एक्सिस मुझे एसिम्पटोट निकालना है तो y की जो हाईएस्ट पावर होगी, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो एसिम्पटोट आ जाता है पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ से एसिम्पटोट निकालने के लिए a² माइनस x² इक्वल टू 0 मतलब x² इज इक्वल टू a², तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस a। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहा जा रहा है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 मॉड ऑफ a इज इक्वल टू √37 मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 3 मॉड ऑफ c इज इक्वल टू 4 देन एंगल बिटवीन b एंड c इज इक्वल टू व्हाट। तो एंगल मुझे b और c के बीच का निकालना है, तो b और c को मैं लेफ्ट में लिखूंगा और जो यहाँ से a है उसको मैं राइट में भेज देता हूँ। तो b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस a। अब देखिए दो वेक्टर बराबर हैं, इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग हो गया। अब आपको मालूम है कि a डॉट a इज इक्वल टू कितना आता है मॉड ऑफ a² आता है, मतलब मॉड ऑफ a² को a डॉट a लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए मॉड ऑफ a² है, इसको लिखेंगे, दो बार इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो b प्लस c डॉट b प्लस c और राइट हैंड साइड मॉड ऑफ a² को लिखेंगे a डॉट a लिखेंगे। इसको जब ओपन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा मॉड ऑफ b² प्लस मॉड ऑफ c² प्लस 2b डॉट c मतलब 2bc cos थीटा 2bc cos थीटा और a डॉट a कितना आ जाएगा मॉड ऑफ a² आ जाएगा। अब b² हमारे पास कितना है, मॉड ऑफ b² 9 है, मॉड ऑफ c² कितना 16 है, 2bc करेंगे कितना हो जाएगा 2bc 2 3 जा 6 4 जा 24 cos थीटा इज इक्वल टू a² कितना हो जाएगा 37। तो 37 में से ये 16 9 25 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 24 cos थीटा इज इक्वल 37 माइनस 25 मतलब 12। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/24 मतलब 1/2। तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 4 स्टूडेंट A, B, C and D whose chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5 respectively. What is the chance that problem will be solved? अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब प्रॉब्लम या तो A सॉल्व कर दे, या तो B सॉल्व कर दे, या तो C सॉल्व कर दे, या तो D सॉल्व कर दे, या तो A और B दोनों मिलकर सॉल्व कर दें, या तो B और C सॉल्व कर दे। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आती है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका होता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने का।
कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, 1 में से वो केसेस माइनस कर दें कि जब ए भी ना सॉल्व कर पाए, बी भी ना सॉल्व कर पाए, सी भी ना सॉल्व कर पाए और डी भी ना सॉल्व कर पाए, वो वाला केस माइनस कर देंगे तो बाकी सारे केसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। तो 1 में से ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, बी के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, सी के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी और डी के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस। अब ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। पी बी और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। फिर इसी तरीके से 1 - 1/4 3/4, फिर 1 - 1/5 4/5। इसको सॉल्व कर देंगे 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 - 1/5। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है mth टर्म ऑफ द HP इज n। ठीक है, mth टर्म HP का n है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो AP होगी उसका mth टर्म कितना आ जाएगा 1/n आ जाएगा। फिर कह रहा है nth टर्म ऑफ HP इज 1 m है तो AP का nth टर्म कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है rth टर्म विल बी व्हाट। ठीक है, तो mth टर्म AP का mth टर्म का फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n और nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको, यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1/mn, a इज इक्वल टू 1/mn और d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/mn मिल जाएगा। मुझे कौन सा टर्म निकालना है, rth टर्म निकालना है। तो पहले मैं AP का rth टर्म निकालूंगा। rth टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस r-1 इंटू डी। a हमारे पास कितना 1/mn और प्लस r-1 इंटू डी कितना 1/mn। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/mn प्लस r/mn माइनस 1/mn। ये प्लस 1/mn माइनस 1/mn कट जाएगा, कितना आ जाएगा r/mn। ये तो AP का rth टर्म आ गया। अब HP का हम लोग HP का अगर rth टर्म निकालने जाएँ तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा mn/r आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 22, अब हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो एक तरीका ये है कि इसको आप पूरा सॉल्व कर दें, एक तरीका है कि इसको आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें। तो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूँगा। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें मैं a इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, b इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, c इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। अब आप सोच रहे हैं यही वैल्यू क्यों पुट किया, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बशर्ते आप ABC को किसी को 0 नहीं पुट करिएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि 0 पुट कर देंगे, देखिए आंसर में पहला ऑप्शन भी 0 बन जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी 0 बन जाएगा और संजोग से अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए 0 को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, बस ध्यान रखना है कि वही वैल्यूज हम लोग पुट करें जिससे 2 ऑप्शन हमारा सेम ना बने। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 अगर डिटर्मिनेंट में पुट करें तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारा, पहले कॉलम में बन जाएगा 5 4 3, दूसरे कॉलम में बन जाएगा 3 5 4, तीसरे कॉलम में हमारा बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब ऑप्शन में पुट करते हैं, पहले ऑप्शन में ABC के अगर वैल्यूज़ को अगर हम लोग पुट करें तो ये आ जाएगा 36। ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मुझे 18 चाहिए, दूसरा 0 है ये भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरे वाले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -36, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 18, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहा जा रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडिया ऑफ व्हाट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें समेटिव असेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन से आइडिया को इस्तेमाल करता है, समेटिव असेसमेंट के आइडिया को इस्तेमाल करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहा जा रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच वे दैट इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट x0 इज गिवन बाय दिस, dx by dt is equal to cos square pi x, then the particle navel reaches the point on what। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास dx by dt इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, cos स्क्वायर पाई x। अब इसको dx के नीचे ले आए, dx अपॉन cos स्क्वायर पाई x, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से dt हो जाएगा, मतलब sec स्क्वायर पाई x और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने से हमको मिलेगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना था 10 पाई x
और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पाई इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में से अगर हम लोग क्या करें, ऑप्शन में से अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1/2 पुट करें तो ऊपर कितना आ जाएगा tan 90, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है पाई इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि t गोज़ टू कितना हो जाएगा, tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1/2 पे वो तब पहुंचेगा जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब वो कभी नहीं पहुंच पाएगा, वो कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।